हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में पिछले वर्षों में आए हुए सारे प्रश्नों को शामिल किया है और साथ ही वो सभी प्रश्न शामिल करें जो बोर्ड परीक्षाओं में आ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं बचेगा जो बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर आ जाए। तो इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपका, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्यार्थियों, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जो फार्मूला होता है वो होता है बी ए कोस थीटा। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। और इस चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो सकता है वेबर, गाउस, ओरस्टेड या फिर टेस्ला। तो कौन सा मात्रक है बच्चों सही? तो सही उत्तर है बच्चों आपका वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। समझ में आई होगी कहानी आपको। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदला जा सकता है। कुंडली को परिवृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, उपर्युक्त सभी विधियों से। विद्यार्थियों, अगर हम कुंडली को लगातार बदलने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो भी फ्लक्स बदल जाता है। भाई, फ्लक्स बदलने के लिए क्या चाहिए? भाई, उनमें से दोनों में से कोई एक गतिमान हो। तो चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है तो फ्लक्स भी बदलेगा। कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, अब कुंडली को घुमा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो गया मान लो, तो कुंडली उसके अंदर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, घूम रही है, तो फ्लक्स बदला जा सकता है। बहुत बढ़िया बात। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, कुंडली का क्षेत्रफल बदल दिया जाए। देखो फार्मूला अभी मैंने बताया था फ्लक्स का, बी ए कोस थीटा। ये तीनों ही चीजें यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं अब आपको। एक, अगर बी बदलेगा तो फाई यानी फ्लक्स बदलेगा, ए यानी क्षेत्रफल बदलेगा तो भी फ्लक्स बदलेगा, थीटा यानी कि उसको जैसे घुमाएंगे तो थीटा चेंज होगा। भाई, चुंबकीय क्षेत्र को घुमाओ या फिर कुंडली को घुमाओ, ठीक है, कुंडली को या तो घुमाए या चुंबकीय क्षेत्र को बदले, तो दोनों ही परिस्थिति में क्या बदल सकता है, थीटा बदलेगा। तो ये भी एक विधि सही है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखकर आप सभी विधियों से क्या कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता चल गई कि चुंबकीय फ्लक्स कब कब बदला जा सकता है। तो बच्चों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंध में द्वितीय नियम है। ठीक है, वैसे फैराडे का जो नियम है, द्वितीय नियम क्या करे, फैराडे का जो नियम है वो ये कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मान के चलो कि मान लो इसमें n फेरों की संख्या है, तो हम इसे E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी लिख सकते हैं। तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो होगा E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। फैराडे के नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? आवेश संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, चुंबकीय क्षेत्र का, या एक और दोनों? तो फैराडे का जो नियम है, फैराडे के जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक चुंबक के पास किसी कुंडली को लाने में उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। देखो विद्यार्थियों, हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए जो फैराडे का नियम पढ़ा वो ये है। अब इसको देखो तो पहला जो ऑप्शन है, कुंडली में फेरों की संख्या पर, तो फेरों की संख्या इसमें है, फेरों की संख्या बदलते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। हमको नहीं वाला ढूंढना है, ध्यान रखिएगा, निर्भर नहीं करता। फिर कुंडली के प्रतिरोध पर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर और कुंडली की गति पर। देखो, फ्लक्स बदलने का और क्या तरीका हो सकता है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर है तो फ्लक्स की जगह में, फाई की जगह में क्या लिख सकता हूं, आप सब जानते हैं, बी ए कोस थीटा। अगर कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र भी बदल दिया जाए, क्षेत्रफल बदल दिया जाए, या
उसको लगातार कुंडली की अगर गति कराई जाए तो भी आपका क्या बदल जाता है, फ्लक्स बदल जाता है। फ्लक्स बदल जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो कुंडली की गति से भी होती है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर से भी होती है, कुंडली में फेरों की संख्या। अब बचा प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध होता है I बराबर E बटे R, यानी कि धारा प्रतिरोध पर निर्भर करेगी, पर प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो सेकेंड वाला है। समझ में आई होगी कहानी। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। जब धारा के परिवर्तन की दर इकाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है। अब आपने स्वप्रेरण पढ़ा है ना, इसमें जो ऑप्शन है उनकी बात भी कर लेते हैं कि भाई कुंडली की मोटाई पर निर्भर करता है, कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, स्वप्रेरकत्व गुणांक पर निर्भर करता है, कुंडली से जुड़े हुए कुल फ्लक्स पर निर्भर करता है। तो विद्यार्थियों E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी हमने पढ़ा है। अगर मैं फाई की जगह एल आई रख दूं, एल स्वप्रेरकत्व गुणांक है तो एल कांस्टेंट, ये हो गया डी आई बाई डी टी। तो आप क्या कह रहे हो कि जब धारा के परिवर्तन की दर, ये धारा के परिवर्तन की दर क्या हो गई, इकाई, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर आया, स्वप्रेरकत्व गुणांक के बराबर होता है। समझ में आई बात। तो स्वप्रेरकत्व गुणांक के बराबर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जा सकती है, ये 2024 के में आया प्रश्न। लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, एम्पियर के तैरते नियम से। देखो एम्पियर के तैरते नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा तो ज्ञात की जा सकती है, किंतु एक सीधे धारावाही चालक के लिए ही ज्ञात की जा सकती है। तो हमारा उत्तर यहां होगा लेंज के नियम से। प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जा सकती है। वैसे प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है, उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी होगा और लेंज का नियम भी होगा, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। पर जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है केवल सीधे चालकों के लिए ही लागू होता है। अगले प्रश्न है, अपने तल के लंबवत और पेपर में निर्दिष्ट कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के संबंध में पाई बराबर के अनुसार परिवर्तित होता है, तो टी बराबर 4 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो हमें फ्लक्स दे रखा है 2t वर्ग 4t धन 6, हमें चाहिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो E बराबर हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी, सूत्र निकालने के लिए। तो d बाई डी टी यहाँ रखेंगे 2t वर्ग धन 4t प्लस 6, इसका आप बच्चों अवकलन कर दो तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4t प्लस 4, 6 की वैल्यू 0 हो जाएगी अवकलन में। तो 4t का मान हमने बोला 4, t बराबर 4 सेकेंड पर, तो 4 चौक 16 और 4 20, तो 20 वोल्ट आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी धातु की प्लेट किसके द्वारा गर्म किया जा सकता है। प्लेट में दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा गुजारकर, उसे समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, स्थान परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखकर लेकिन समय के साथ परिवर्तित नहीं करके। देखो पहला ऑप्शन जो है आपका, प्लेट में दिष्ट या प्रत्यावर्ती धारा गुजारकर। अब देखो किसी भी प्लेट में किसी भी धातु में आप धारा प्रवाहित करें, चाहे दिष्ट धारा करें चाहे प्रत्यावर्ती धारा करें, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो हमें धातु की प्लेट को किसके द्वारा गर्म किया जा सकता है, तो हमें ये कहानी तो मालूम पड़ गई, हाँ इसके द्वारा हो सकता है। उसे समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दें किसी धातु की प्लेट को, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाता है, धातु की प्लेट क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो हमारे पास ये दोनों ही विकल्प आपके सही हैं, पहला और दूसरा विकल्प दोनों ही सही है। स्थान परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में लगकर समय परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, तो समय साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा किसके प्रयोग से प्राप्त होती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, एम्पियर का नियम और लेंज का नियम। तो यही फ्लेमिंग के नियम से अभी मैंने बात करी थी कि दाएं हाथ के नियम से सीधे तार के लिए प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप है, ये 2022 में आया। लेंज का नियम क्या कहता है, तो लेंज का नियम कहता है कि
कुंडली में जो प्रेरित धारा है वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी कि लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं की उत्पत्ति हुई है। हमने आपको इस प्रकार से, जैसे कुंडली है, चुंबक इसके जब समीप आप लेकर आ रहे हैं, जब चुंबक को आप पास में लेकर आते हैं तो इसमें धारा प्रेरित हो जाती है। जो धारा प्रेरित हो गई, मान लो इसके ऊपर ये एन सिरा बन गया और इस एन में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। ठीक है, अब ये यहां से आप इसको यहां लेकर आ रहे हैं, यहां से लेकर आने में ये क्या हुआ, यांत्रिक कार्य हुआ। और विद्यार्थियों यही यांत्रिक कार्य जो है क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत धारा में उत्पन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप है। अगले प्रश्न पर आते हैं। परिनलिका को एक बैटरी से जोड़ा गया जिसमें स्थायी धारा प्रवाहित होती है। यदि एक लोहे के क्रोड को परिनलिका में प्रवेश करा दिया, एक लोहे के क्रोड को परिनलिका में प्रवेश करा, परिनलिका को एक बैटरी से जोड़ा, हमारे पास एक परिनलिका है और उस परिनलिका को एक बैटरी से जोड़ा और इसमें स्थायी धारा प्रवाहित। अब नर्म लोहे के क्रोड को परिनलिका में प्रवेश कराया। जैसे ही आप परिनलिका में नर्म लोहे के क्रोड को प्रवेश कराते हैं तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और जो इस धारा का क्या करेगी, विरोध करेगी। धारा का विरोध करने के कारण इसकी धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो जोड़ा जाता है तो स्थायी धारा प्रवाहित, और जैसे आप करते परिनलिका में प्रवेश कराया जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, घटेगी। ठीक है, तो धारा घटेगी। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी, वेबर प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर या उपयुक्त सभी। देखो फाई बराबर होता है एल आई, हमने पढ़ा है, तो एल बराबर फाई बाई आई। ठीक, तो अब एक एक कर देखते हैं। हेनरी तो इसका मात्रक है ही सही, बाकी मात्रक इसके है या नहीं इस पर भी चर्चा कर ले। फाई का मात्रक होता है वेबर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ये भी इसका मात्रक है। ठीक, अब इसको में ऐसा लिखते हैं कि बी ए कोस थीटा, तो इससे टेस्ला और इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये भी हमने पढ़ा डी फाई बाई डी टी में, तो L बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी टी का इंटू इधर कर दिया अपॉन डी आई। देखो E से बना, E का वोल्ट हो गया, समय का सेकेंड हो गया और धारा का एम्पियर हो गया। तो ये सभी इसी के मात्रक है, स्वप्रेरकत्व के मात्रक है। ये प्रश्न 2019 में आया था, हालांकि ये तीन ऑप्शन उसमें अलग थे। ठीक है, 2019 में प्रश्न पूछा मात्रक था तो उसमें हेनरी, वेबर इस टाइप से दिए थे, मुख्य मात्रक उसका हेनरी था, उसका आंसर हेनरी था। पर यहाँ मैंने कुछ प्रश्नों में सुधार किया और इसको थोड़ा सा चेंज किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो स्वप्रेरकत्व परिवर्तित होता है। देखो L बराबर हमारा जो सूत्र आया था वो आया था म्यू नॉट n स्क्वायर A बाई L, ये आया था। तो विद्यार्थियों स्वप्रेरकत्व का मान जो है, एक तो फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ फेरों की संख्या के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये n की घात 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ n की घात 2 है, ये n की घात -2 है। ठीक है, n2 आपको दिख रहे होंगे, तो ये n वर्ग है। ठीक है, प्रश्न है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। ये 2022 में आया हुआ है एमपी बोर्ड की परीक्षा में। तो कुंडली की लंबाई पर, कुंडली में प्रवाहित धारा पर, कुंडली की त्रिज्या पर और कुंडली में फेरों की संख्या पर। विद्यार्थियों हमने अभी हाल जो सूत्र लिखा था उस पर बात कर ले। अगर मैंने ये लिखा तो इसमें मैं क्षेत्रफल को मान लो पाई आर वर्ग लिख दूं। अब आप ये देखो कि ये लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, त्रिज्या पर भी निर्भर कर रहा है, फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, केवल धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर, क्योंकि धारा इस सूत्र में कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि परिनलिका कुंडली में प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दुगनी हो तो परिनलिका का स्वप्रेरकत्व होगा। अब आप समझो, परिनलिका की कुंडली में प्रति एकांक लंबाई में
फेरों की संख्या दुगनी हो। ये है, यहां फेरों की संख्या को क्या करना है, 2 गुना। 2n, 2n का वर्ग क्या हो गया, 4n वर्ग, तो क्या आया म्यू नॉट n वर्ग है। तो कितने गुना हुआ, 4। तो फेरों की संख्या स्वप्रेरकत्व कितने गुना हो जाएगा विद्यार्थियों, 4 गुना हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का मान 4 गुना हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न है, किसी लंबी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व को किसके द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाकर, लंबाई बढ़ाकर, इसमें धारा को बढ़ाकर, या फेरों की संख्या को बढ़ाकर। तो स्वप्रेरकत्व के लिए जो व्यंजक था मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, म्यू नॉट n वर्ग a/l। तो विद्यार्थियों इसके अंदर जो प्रेजेंट है उनमें जो एब्सेंस है वो है किसका, धारा का। तो धारा को बढ़ाकर, लंबी परिनलिका में धारा को बढ़ाकर उसका स्वप्रेरकत्व नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो धारा पर ही निर्भर नहीं करता है, तो आपका उत्तर नहीं में क्या आ जाएगा, धारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है धारा, स्वप्रेरकत्व, विभव और आवेश। देखो द्रव्यमान के समतुल्य, देखो जड़त्व आपने पढ़ा है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, और जड़त्व क्या होता है, जड़त्व में होता है कि वस्तु अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो स्वप्रेरकत्व में हमने क्या पढ़ा, स्वप्रेरकत्व में हमने यही पढ़ा कि वस्तु के अंदर क्या होती है, जब धारा प्रवाहित हो रही होती है तो जब उसमें फ्लक्स बदलता है, फ्लक्स बदलता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और जो मुख्य धारा की क्या आती है, विपरीत आती है। मतलब ठीक विरोध कर रही है, प्रेरित धारा का क्या कर, प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध कर रही है, जबकि मुख्य धारा के आने से प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है। तो इसका मतलब वहां जो काम द्रव्यमान कर रहा था, यहाँ वो काम कौन कर रहा है, स्वप्रेरकत्व। तो विद्युत में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है स्वप्रेरकत्व। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत में जड़त्व के समतुल्य राशि है, तो इसका उत्तर भी आप स्वप्रेरकत्व लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वप्रेरकत्व 50 मिली हेनरी की एक कुंडली में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी तो संचित ऊर्जा होगी। ऊर्जा के लिए जो सूत्र है वो है 1/2 LI वर्ग, याद रखिएगा। आपको दिया स्वप्रेरकत्व यानी L, वो कितना दिया, 50 मिली हेनरी यानी कि 10⁻³ और विद्यार्थियों इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है 4 एम्पियर की। तो 4 का वर्ग हम कर देते हैं 16। ठीक, 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8। अब 8 का गुणा करेंगे, 8 5 40, 10⁻³ क्या लिख सकते हैं, 0.4 जूल, है ना। 3 अंक इधर आ जाएंगे तो 0.4 जूल इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरकत्व किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कुंडलियों में फेरों की संख्या को घटाकर, कुंडलियों में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, लकड़ी की क्रोड पर कुंडलियों को लपेटकर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अन्योन्य प्रेरकत्व जो होता है उसके लिए भी सूत्र यही है, N1 N2 A/L। यानी कि अगर हम फेरों की संख्या को बढ़ा दें, फेरों की संख्या को बढ़ा दें तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर अन्योन्य प्रेरकत्व को क्या करा जा सकता है विद्यार्थियों, बढ़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, डीसी मोटर, प्रत्यावर्ती डायनामो, ट्रांसफार्मर या स्टार्टर। तो यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बदलने की युक्ति है वो है आपका प्रत्यावर्ती डायनामो। तो विद्यार्थियों आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से समझा, इनमें हमने वो सारे प्रश्न शामिल करे जो बोर्ड परीक्षाओं में आए थे, और अभी जो प्रश्न बनाए वो भी इस तरह से बनाए कि जो सारा आपका टॉपिक कवर कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता रहा हूं, मैं आपको समरी भी बता रहा हूं एनसीईआरटी की। पहले ये मात्रक विमित सूत्र, ये हमको याद होने चाहिए, आप लोग इनको पक्के से कंठस्थ कर ले। तो क्या लिखा, चुंबकीय फ्लक्स, सबसे पहले इसका अपना आ चुका था, पहले शुरुआत में हमने चुंबकीय फ्लक्स पे चर्चा कर ली थी। क्या था, फ्लक्स को फाई, इसका मात्रक वेबर, विमित सूत्र हम निकालना सीख चुके हैं। विद्युत वाहक बल वोल्ट, ये तो हम शुरू से सेकेंड चैप्टर से पढ़ते आ रहे थे सारी चीजें। इसका सूत्र ये द्वितीय नियम। अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व दोनों का मात्रक हेनरी होता है और दोनों ही का विमित सूत्र सेम ही होता है। तो ये एक याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब
इसकी जो समरी है इसको एक बार मैं पढ़ के आपको एक एक करके बता रहा हूं ताकि चैप्टर भी आपका कवर हो जाए। ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप एमपी बोर्ड के विद्यार्थी तो एमपी बोर्ड में 40% ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी कि जो कि अगर 70 का पेपर है तो 32 नंबर, सॉरी 28 नंबर तो आपके कई के आ जाएंगे, आपके आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए, 28 तो आपके किसके आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के आ रहे हैं। तो वो सभी पक्के में करा रहा हूं। क्षेत्रफल ए के किसी सतह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। थीटा जो है वो बी और ए के बीच का कोण होता है। फैराडे का द्वितीय नियम, चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार एन फेरे युक्त कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे गुजरने वाले फ्लक्स की दर की क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपको एक धारा चाहिए तो ई बटे आर हो जाएगी, आर परिपथ का प्रतिरोध है, ठीक है। पर ये कब बात करेंगे धारा की, जब परिपथ क्या हो, बंद हो। ध्यान रखना जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो खुले और बंद परिपथ में क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है, जब परिपथ क्या होगा, बंद होगा। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता यानी कि दिशा इस प्रकार की होती है कि उस दिशा में धारा प्रवाहित करे तो उसके परिवर्तन का विरोध करे जिसके कारण उसकी स्वयं की उत्पत्ति हुई। फैराडे द्वारा निष्पादित व्यंजक में ऋण चिन्ह इसी बात का द्योतक है, वो विरोध का ही ऋण चिन्ह यहाँ जो बताया गया है ये विरोध को ही बता रहा है। अगले बात जो थी, यदि एल लंबाई के एक धात्विक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे और इसे v वेग से चलाएं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो E = BLV है। B चुंबकीय क्षेत्र, L जिसमें आप चला रहे हैं उस कुंडली की लंबाई है और V जो आप जिस गति से आप उसको चला रहे हैं। प्रेरकत्व फ्लक्स बंधता या धारा का अनुपात है, ठीक है। धारा और फ्लक्स के अनुपात को फ्लक्स बोलते हैं। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के निकट स्थित कुंडली एक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो सकता है। अन्योन्य प्रेरण की अपन बात कर रहे हैं। एक कुंडली में धारा में परिवर्तन करेंगे, दूसरी में फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है, उसे अन्योन्य प्रेरकत्व। जब कुंडली में धारा परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन कुंडली में एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, उसे बोलते हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। के लिए सूत्र हो गया। यह कुंडली में जड़त्व की माप है। जैसे हमने एक द्रव्यमान वाला प्रश्न बनाया था तो आपको याद होना चाहिए कि स्वप्रेरकत्व जड़त्व की माप है और यह परिपथ में किसी धारा में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अब एक लंबी परिनलिका के लिए जो है ये स्वप्रेरकत्व का ये व्यंजक हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसमें एन फेरे और ए अनुप्रस्थ काट की कुंडली, तो इसका भी आपको चुंबकीय फ्लक्स देख रहे, विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र आ जाता है। तो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, अभिलंबवत होती है, t = 0 पर। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। अगर आपको विद्यार्थियों वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं सारे प्रश्न बना रहा हूं इसमें जो पूर्व परीक्षाओं पूछे गए प्रश्न जो है वो एमपी बोर्ड के हैं, पर सभी बोर्डों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, सभी बोर्ड में मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न आपके काम आएंगे और परीक्षा में इनमें से पूरे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।